डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। आर्टिकल के बाद एक नए टॉपिक के साथ आप जुड़े हैं। पहली बात, सब विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो बहुत अच्छा टॉपिक है। 12th क्लास कंपटीशन हार्ड जो बच्चों को लगता है उसको बड़ा इजी बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। टॉपिक का नाम है सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब है संयोजक। तो बात आज चलेगी सिंथेसिस की। भाई लिखो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं सिंथेसिस हेडिंग लगा के लिखिए। लिखो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूह, वाक्यों, वाक्यांशों, दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूह, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूह, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आते हैं कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन कहलाते हैं। एक लाइन छोड़ के नीचे की लाइन में लिखो, कंजंक्शन के आधार पर, कंजंक्शन के आधार पर, कंजंक्शन के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं। कंजंक्शन के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं। कंजंक्शन के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, उसी के नीचे लिखो। दूसरा है कॉम्पाउंड सेंटेंस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा कौन सा है? कॉम्पाउंड सेंटेंस। तीसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस को क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। कॉम्पाउंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। तो कंजंक्शन के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब सबसे बड़ी बात है, एक चीज तो समझ में आ गई, सिंथेसिस तीन टॉपिकों में है, तीन पार्टों में है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद आप बताओ कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे पहचाने। भाई आपको कोई भी वाक्य पढ़ा हुआ मिल गया, तीन वाक्य आपको लिख के दे दिए और फिर आपसे पूछा है कि इनमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये आप पहचानो। तो उसे पहचानने का नियम सीधा सा है। आप सिंपल में याद रखो, सिंपल में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी। यानी कि सिंपल सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें क्या मिलते हैं? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। भाई अपन ऐसे लिख दें प्ले, अपन ने प्ले लिख दिया, बताओ प्ले वर्ड है या सेंटेंस? तो आप क्या कहेंगे? वर्ड। लेकिन आपने लिखा आई प्ले, अब आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आई क्या है? सब्जेक्ट, और प्ले क्या है? वर्ब। तो एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है, ये आपको विशेष याद रखना है। अब बात आती है किसकी? कंपाउंड की। भाई सिंपल समझ में आ गया, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होंगे। इसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या है आपको ये याद रखना है, कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस। अब दो सिंपल सेंटेंस किससे जुड़े होने चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे जुड़े होने चाहिए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? उसमें एक सब्जेक्ट आएगी और एक क्या आएगी? वर्ब। कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे? दो साधारण वाक्य दिए जाएंगे और दो साधारण वाक्य जुड़े किससे होंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब बात आती है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट की एक लिस्ट है, वो आपको याद करनी है। अपन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब लिखाएंगे इसको। उसमें आते हैं एंड, बट, येट, स्टिल, सो, देयरफॉर और अदरवाइज, एल्स, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नेवरदलेस, हाउएवर, एज वेल एज, सेमीकोलन। ये क्या किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट में। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में भी क्या है? दो सिंपल सेंटेंस होंगे, दो क्या होंगे? सिंपल सेंटेंस।
और दोनों सिंपल सेंटेंस किससे जुड़े होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये किससे जुड़े होंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। बस अगर दो सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेट से जुड़ जाएं तो कंपाउंड, दो सिंपल सेंटेंस सबऑर्डिनेट से जुड़ जाएं तो कॉम्प्लेक्स, अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो सिंपल। तो पहचानने का नियम, अब बात है फिर सबऑर्डिनेट कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट की भी लिस्ट है, वो आपको याद करनी है, उसको अपन कॉम्प्लेक्स कराएंगे तब लिखाएंगे। इसमें आती है as well as if though where wherever when whenever while as soon as no sooner than hardly scarcely when less should whether or not till until before after since because though although yet so that such that to as so as then that so that in order that if unless provided that even if whom what whose which by, ये आते हैं सबऑर्डिनेट में। अब कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट समझ में आ गए। जब दो साधारण कोऑर्डिनेट से जुड़ जाएं तो कंपाउंड, जब दो साधारण सबऑर्डिनेट से जुड़ जाएं तो कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है सब्जेक्ट और वर्ब की। अब आप एक नंबर डाल के लिखो सिंपल सेंटेंस। ये लिखने के बाद इनको भले आप लिख लेना, इसको लिखने के बाद एक नंबर डाल के लिखो सिंपल सेंटेंस। और लिखो सिंपल सेंटेंस में लिखो एक साधारण वाक्य में, एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकते हैं। एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतम वर्ब 5 हो सकते हैं। उसके नीचे की लाइन में ओ आर और लगा के लिखो, लिखिए देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब, देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस, देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस, but sometimes a simple sentence, but sometimes a simple sentence can have a non-finite verb, can have a non-finite verb। अब आपको एक चीज नहीं मिली है इसमें, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। एक तो क्या मिली है? फाइनाइट वर्ब, और एक क्या मिली है? नॉन फाइनाइट वर्ब। एक तो आपको मिला है फाइनाइट वर्ब और एक आपको क्या नहीं मिली है चीज? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब वर्ब की बात कर ले तो चलो वर्ब को अपन डिफाइन करते हैं एक बार। वर्ब जो टॉपिक है, आपने वर्ब 3 देखी है। पहली बात, एक होती है इंट्रांजिटिव, एक होती है मोनोट्रांजिटिव, और एक होती है डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके नहीं आती है, इंट्रांजिटिव कहलाती है, तत्काल उसका पैसिव भी नहीं बनता है। मोनोट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेके आती है तथा उसका पैसिव भी बनता है। डाइट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेके आती है और उसके पैसिव भी कितने बनते हैं? 2। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे बर्ड्स फ्लाई, और देख लो सी कुक्स फूड, और देख लो सी गिव मी ए बुक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये बात अलग है, सब्जेक्ट के रूप में 2 चीज आती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। या तो नाउन आता है या क्या आता है? प्रोनाउन। बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, फ्लाई क्या हो गई? वर्ब, कुक्स क्या हो गई? वर्ब, गिव क्या हो गई? वर्ब। अब फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं है? नहीं है। अब जब भी फ्लाई के बाद, यानी कि जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव कहलाती है तथा उसका पैसिव भी नहीं बनता है। बताओ इसका पैसिव बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब बात आती है मोनोट्रांजिटिव की, ऐसी वर्ब जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेके आती है
मोनो ट्रांजिटिव कहलाती है तथा उसका पैसिव भी बनता है। तो इसका पैसिव बना दो, क्या बन जाएगा? इसका पैसिव क्या बन जाएगा? देखो, इसका पैसिव बन जाएगा फूड इज कुक्ड बाई हर। अब सी गेव मी ए बुक, सी सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड। आपको ध्यान रखना है, वैसे तो ये सारी चीजें एक टॉपिक आता है वॉइस, एक्टिव पैसिव बोलते हैं जिसको वहां पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सेकंड को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स के लिए आता है, लिविंग के लिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है, या फिर नॉन लिविंग। ये हु और हुम का जवाब होता है, चलो इसको याद रखो। शी गेव मी ए बुक, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड। जब वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो वर्ब डाइट्रांजिटिव कहलाती है और उसके पैसिव भी कितने बनते हैं? दो। ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पर्सन के लिए आता है, लिविंग होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, थिंग्स और एनिमल्स के लिए आता है, नॉन लिविंग होता है। अब इसके पैसिव कितने बन जाएंगे? दो। देख लो भले बना, दो पैसिव बन जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बना दो और ऑब्जेक्ट सेकंड से। फर्स्ट मी है, मी है आगे लाएंगे, क्या हो जाएगा? आई। आई के बाद क्या आ जाएगा? वॉज। वॉज के बाद क्या आ जाएगा? गिवन। गिवन के बाद क्या आ जाएगा? ए बुक बाई हर। ऑब्जेक्ट सेकंड से बना दो, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाई हर। बन गए दोनों पैसिव। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसका पैसिव भी नहीं बनता है। मोनोट्रांजिटिव वो होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट एक होता है और उसका पैसिव भी बनता है, मोनोट्रांजिटिव होती है। डाइट्रांजिटिव वो होती है जिसके बाद डबल ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके पैसिव भी कितने बनते हैं? दो बनते हैं। ये बात तो हो गई यहां तक। अब आ जाओ और आगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा मॉडल्स, और अपन ने खूब पढ़ाया है इसको। जिसने भी नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, मॉडल्स की, जिसके टॉपिक में तो जिस भी बच्चे के टॉपिक आता है मॉडल्स, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकता है पूरे मॉडल्स को। देखो, अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब दो होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने पार्ट में बटी होती है? तीन। बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी में सारे के सारे क्या आते हैं? मॉडल्स। ये तुम्हें पता है। बी फॉर्म में क्या आते हैं? एजेमर, वॉजबर। डू फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? डू, डज, डिड। और हैव फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? हैज, हैव और हैड। इन सारी को कहां पढ़ते हैं? एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टेंस। इनको तो टेंस में पढ़ा जाता है। और ये कहां पढ़ते हैं? एक स्पेशल टॉपिक है मॉडल्स, वहां। अब इसमें से सीखने की बात क्या है? अब बच गई फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये तो वर्ब और भी थी, इजेमार, वॉजबर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। चाहे इनको ऑक्सिलियरी वर्ब कह लो, चाहे इनको हेल्पिंग वर्ब कह लो, बात बराबर है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑक्सिलियरी वर्ब ये हो गई, इंट्रांजिटिव, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव ये हो गए, मॉडल ऑक्सिलियरी। अब आप बच गई फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो होती है ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है। ऐसे याद नहीं रखे तो ऐसे याद रख लो। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है और टेंस को भी बताती है, फाइनाइट कहलाती है। नॉन फाइनाइट ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं आती है और टेंस को भी नहीं बताती है, क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट।
अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठ जाए तो फाइनाइट, और फाइनाइट के बाद बैठ जाए तो नॉन फाइनाइट। देखो अब इधर वो लिख ही लिया आपने कि एक साधारण वाक्य में एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब का होना जरूरी होता है, लेकिन अधिकतम वर्ब कितने हो सकते हैं? 5। उसके बाद और लगा के लिख दिया देयर मस्ट बी ए फाइनाइट वर्ब इन ए सिंपल सेंटेंस बट समटाइम्स ए सिंपल सेंटेंस कैन हैव ए नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद अब 3 एग्जांपलों की तरफ चलते हैं, वो देखिए। सी प्लेज टेनिस, शी इज लुकिंग फॉर द बॉयज, और देख लो शी हैज बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट सिंस मॉर्निंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको आप देखो। सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं तीनों, सी प्लेज टेनिस, सी इज लुकिंग फॉर द बॉयज, सी हैज बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट, ये तीनों के तीनों वाक्य सिंपल हैं, कंपाउंड हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं? सबसे पहली बात ये देखनी है। सी प्लेज टेनिस, अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो कैसा रहता है? सिंपल। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो वाक्य कैसा रहता है? सिंपल। सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए वाक्य कैसा रहता है? सिंपल। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है ये? क्योंकि उसमें 2 वाक्य होने चाहिए। पहली बात तो एक सिंपल सेंटेंस इधर होना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस इधर होना चाहिए, और ये दोनों सिंपल किससे जुड़े होने चाहिए? कोऑर्डिनेट से, तब बनेगा कौन सा? कंपाउंड। लेकिन अगर इन्हीं को किससे जोड़ दें? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो फिर वाक्य बन जाएगा कैसा? कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है। अगर केवल और केवल ना तो उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर वाक्य कैसा बच जाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब सी प्लेज टेनिस, ये बात पता लग गई वाक्य कैसे हैं? सिंपल। ये तो तुम्हें पता है सी क्या है? सब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट। सी क्या है? सब्जेक्ट। प्लेज क्या है? वर्ब। इज क्या है? वर्ब। लुकिंग क्या है? वर्ब। हैज क्या है? वर्ब। बीन क्या है? वर्ब। और वेटिंग भी क्या है? वर्ब। अब जो ये सब्जेक्ट लिख रहा है इसको बड़े ध्यान से देखना, ये आपको याद रखना है। सब्जेक्ट के रूप में कितनी चीज आती है? 2, या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सब जानते हैं, तो प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और इनसे बनने वाले सभी। तो ये हो गए प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में तो यही आएंगे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। बचे आइटम क्या कहलाते हैं? नाउन। तो सी क्या है? प्रोनाउन। प्लेज लिख रहा है वर्ब। अब वर्ब फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ये देखनी है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठती है क्या कहलाती है? फाइनाइट। तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी? फाइनाइट। आप तो सीधा याद रख लो, अगर सब्जेक्ट के बाद बैठी है तो फाइनाइट, और फाइनाइट के बाद बैठी है तो नॉन फाइनाइट, बस। तो ये वर्ब कैसी हो गई? फाइनाइट। इज कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बैठी है। और इज लुकिंग, इज के बाद क्या है? लुकिंग, तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट। हैज क्या है? फाइनाइट। बीन क्या है? नॉन फाइनाइट। वेटिंग क्या है? नॉन फाइनाइट। अब आपको पता चल गया होगा कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है जो सब्जेक्ट के मतलब फाइनाइट के बाद में आती है। ये भी याद रख लेना, रह जाए तो। जो फाइनाइट वर्ब होती है ना, वो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है, देख लो। और फाइनाइट वर्ब पर असर पड़ता है, नॉन फाइनाइट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम यहाँ सी की बजाय आई लिखते हैं तो ये वाक्य गलत है, आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? एम। लेकिन लुकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लुकिंग का लुकिंग ही रहेगा, भले ही तुम कुछ भी लिख दो, यू लिख दो, यू आर। लेकिन आपको फाइनाइट आर करनी पड़ेगी, नॉन फाइनाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है फाइनाइट वर्ब एक तो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है, दूसरी चीज टेंस को बताती है, तीसरी चीज ये बदलती है किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। ये आपको याद रखना है। तो अपन ने क्या लिखा था? सी इज, ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट। सी क्या है? सब्जेक्ट। ये आपकी बात समझ में आ जाना चाहिए। अब इन तीनों एग्जाम्पलों को लिख लो। तीनों एग्जाम्पल लिखने के बाद फाइनाइट अंडरलाइन करके उनके नीचे वर्ब के नीचे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ऐड कर दो।
फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ऐड करने के बाद कर दिया होगा। अब आगे लिखो आप नई हेडिंग बना के फाइनाइट वर्ब। अब क्या लिखो आप, अब नई हेडिंग लगा के लिखो फाइनाइट वर्ब। लिखिए भाई फाइनाइट वर्ब में लिखिए ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है और टेंस को भी बताती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार आती है और टेंस को भी बताती है। अर्थात ब्रैकेट में लिखना सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब। अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली वर्ब कोमा लगा के फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कोमा लगा के फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब फाइनाइट में आती कौन कौन सी है वो देख लो। डू डज डिड, इज एम आर, वॉज वर और हैज हैव हैड। ठीक है, आपको याद रह जाए तो ये भी याद रख लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसी में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी इसी में आते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इसी में आती है। तो हेल्पिंग वर्ब कितनी हो गई? 11। काउंट कर लो भले। डू डज डिड, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड। डू डज डिड 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 3 11। तो हेल्पिंग तो कितनी हो गई? 11। और मॉडल्स कितने हो गए? 13। तो ओवरऑल कितनी होती हैं? 24 फाइनाइट वर्ब। ये आप जरूर लिख लेना, इस क्वेश्चन को सेकंड ग्रेड में पूछते हैं भाई कि ओवरऑल फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं? 24, क्योंकि 11 हेल्पिंग हो गई और 13 कितने हो गए? मॉडल। इनको लिख लो। इनको लिखने के बाद अगली हेडिंग लगाओ नॉन फाइनाइट वर्ब और लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब में लिखो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं आती है। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं आती है और टेंस को भी नहीं बताती है। और टेंस को भी नहीं बताती है। अर्थात फाइनाइट के बाद वाली वर्ब्स, अर्थात फाइनाइट के बाद वाली वर्ब्स कोमा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कोमा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। कोमा नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब नॉन फाइनाइट में कौन कौन सी आती हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और मॉडल्स। अब आप कहेंगे कि साहब मॉडल यहाँ भी लिख रहा है फाइनाइट में भी और नॉन फाइनाइट में भी, तो एक नोट लगा के लिखो मॉडल्स मूल रूप से नॉन फाइनाइट होते हैं। मॉडल्स मूल रूप से नॉन फाइनाइट होते हैं, लेकिन जब वाक्य में काम में आते हैं तो फाइनाइट का काम करते हैं। पता चल गया? अगर वाक्य में आएंगे तो फाइनाइट और वैसे आपसे कोई पूछ ले तो नॉन फाइनाइट। 2 एग्जाम्पल और देख लो। जैसे मोहन इज रिच, मोहन इज वर्किंग हार्ड। मोहन इज रिच, मोहन इज वर्किंग हार्ड। सबसे पहले तो ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। ये तो अब बात आपकी समझ में आ गई। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है तो फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट? फाइनाइट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो फाइनाइट के नॉन फाइनाइट? फाइनाइट। लेकिन फाइनाइट के बाद वर्ब है तो नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब तो वो होगी जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बैठेगी और नॉन फाइनाइट वो होगी जो फाइनाइट के बाद बैठेगी। तो ये बात आज की यहां तक होती है। इसके बाद बात करेंगे अब 2 साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण बनाना, और वहां से नियम अपने स्टार्ट होंगे सिंपल सेंटेंस के।
तो सभी विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि वीडियो को एक तो पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और कंटेंट इतना बेहतरीन है, जो पढ़ रहा है उसको पता है, तो सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, बढ़वाएं चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाएं, जिससे और कंटेंट और बेहतरीन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे 2 साधारण वाक्यों का एक साधारण बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।